हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 20th अगस्त में हम पहुंच चुके हैं और आज द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। पिछले 2 दिन के वीडियोस आपको नहीं मिल पाए, लेकिन इस वीकेंड में आपको वो दोनों दिन के वीडियोस जो हैं वो भी मिल जाएंगे, ताकि बीच में आपका कोई भी दिन मिस ना जाए। आज हम इंपॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 एरियाज में सुभद्र कुमारी चहल जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन करते हुए इंडिया गो के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन अफगानिस्तान बॉर्डर को लेकर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सेंसस 2021 को डिस्कस करते हुए हम माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर जाएंगे। देन यहाँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा जो रहेगा जन आरोग्य योजना को लेकर रहेगा। देन तपस प्रोग्राम एजुकेशन को लेकर और एक स्पीसीज स्लेंडर लोरीज को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। exam.netmock.com पर जाकर आप 50 डेज की जो रिवीजन सीरीज है इसको एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को इस सीरीज के अंदर, इस वेरी स्मॉल सीरीज के अंदर काफी अच्छे से कवर किया हुआ है। चलते हैं यहाँ पर टारगेट स्लाइड के ऊपर। तो जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। अगर यहाँ पर 6 या 6 से ज़्यादा आप स्कोर कर पाते हैं वो कट ऑफ से ऊपर स्कोर माना जाएगा। लेस देन 6 भी स्कोर आपका सही माना जाएगा, एज लॉन्ग एज आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो आप 10 में से कितना स्कोर करने वाले हैं ये कैसे सेट करेंगे? आप जितने भी क्वेश्चन आप सही करेंगे वो आपका स्कोर यहाँ पर माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ -2 की रहेगी जहां पर आप मिस रीड करने की वजह से अपने क्वेश्चन को गलत करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विच इज कंसर्निंग सुभद्र कुमारी चहल। सुभद्र कुमारी चहल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं इनको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ऐसी है जो कि करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि शी वॉज एन इंडियन पोएट, वो एक इंडियन पोएट थे, हो सकता है। शी रोट खड़ी बोली डायलेक्ट ऑफ हिंदी, उन्होंने जो भी यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखा खड़ी बोली के अंदर, उन्होंने अपनी कविताओं को, अगर हम भी पहली से को मानते हैं, वो लिखी। झांसी की रानी उनकी एक फेमस पोएम थी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं आपका। यहाँ पर 10 सेकेंड्स आपके शुरू हो गए। सोचिएगा रिसेंटली हुआ क्या था। गूगल ने जो फेमस पोएट सुभद्र कुमारी चौहान है उनका डूडल पेश किया था। तो आप जानते हैं कि ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को लेकर गूगल जो है अपने फ्रंट पेज पे उसे शो करता है। मतलब अगर इंडिया की बात करी जा रही है तो इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, जो इंडिया का गूगल पेज होगा वो वहां पर शो करी जाएंगी, और इसी तरीके से बाकी एरियाज के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है। सो यहाँ पर अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो यस, शी वॉज द इंडियन पोएट, अपनी पोएम्स के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने जो ज्यादातर पोएम्स लिखी वो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर ही लिखी। ठीक है, क्योंकि अगर आप शुरुआत की बात करते हैं, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत की बात करते हैं, उस टाइम पर जो विमेन की कंडीशन है वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी। तो इस वजह से वहां पर एज ए विमेन उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा है। और साथ ही साथ झांसी की रानी जो है वो उनकी एक फेमस पोएम है। वो हमारी पहली महिला सत्याग्रही भी रही है जिनको कि जेल जाना पड़ा था, एंड उन्होंने खड़ी बोली डायरेक्ट के अंदर लिखा है। तो तीनों जो आपकी स्टेटमेंट्स यहाँ पर हो जाती हैं वो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सुभद्र कुमारी चौहान 16 अगस्त 1904 को उनका जन्म होता है, और काफी फेमस पोएट है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। उनका जो स्टाइल था वो खड़ी बोली डायलेक्ट का था। ठीक है, जो पोएम उन्होंने लिखी झांसी की रानी वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो उनकी मेजर अदर पोएम्स थी उसके अंदर जालियांवाला बाग के ऊपर भी उन्होंने लिखा है, और साथ ही साथ उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को लेकर भी काफी सारी चीजें लिखी है। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑल इंडिया एलिफेंट टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट को लेकर है। आप जानते हैं कि अभी एलिफेंट और टाइगर सर्वे जो है पॉपुलेशन को लेकर वो कराया जा रहा है, जिसमें टाइगर को उनके पग मार्क्स के थ्रू काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये तरीका होता है टाइगर को कैलकुलेट करने का, उनके नंबर को कैलकुलेट करने का। साथ ही साथ एम स्ट्राइक करके एक ऐप है आपकी और एक तरीका है
जिसमें स्ट्राइप्स को पहचान कर, क्योंकि हर टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती है उनके ऊपर जो धारियां बनी होती हैं वो काफी यूनिक पैटर्न होता है। अगर आपने मूवीज में भी देखा हो, शेरनी मूवी में दिखाया गया था कि वो उनकी स्ट्राइप्स के बेसिस पे ही पहचाने जा रहे थे। तो इन दो तरीकों से उनको पहचाना जाएगा। और एलिफेंट जो होते हैं इनको भी साइट से, मतलब देखकर पहचाना जाता है कि ये कौन सा एलिफेंट है, या फिर उनकी जो डंग डेंसिटी होती है, उनकी जो फीसिस होती है उसकी डेंसिटी से उनको पहचाना जाता है। तो ये दोनों सर्वे जो है अब उसे कंबाइन किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि ये कब से शुरू किया जाएगा। देखिए, ये जो टाइम पीरियड इसके लिए रखा गया है 2022 रखा गया है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन तो जो काम है वो कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 से ही, इस साल के एंड में कहा जा रहा है कि काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ मेजर काम जो है 2022 के अंदर यहाँ पर सर्वे को लेकर कहने की बात करी जा रही है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है इस तरीके के जो इनिशिएटिव है उसके साथ आते हैं, और इससे बेसिकली क्या होगा, कम से कम एफर्ट के अंदर दोनों की संख्या का पता चल पाएगा, क्योंकि दोनों की संख्या के लिए वैसे भी हम सर्वे कराते रहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रोटोकॉल जो है इसे रिलीज किया गया था वर्ल्ड एलिफेंट डे वाले दिन, और इसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम जो है दैट विल विटनेस द रिलीज ऑफ 4th एडिशन ऑफ जो क्वार्टरली न्यूज लेटर ट्रम्पेट है एलिफेंट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री का, वो लेकर आया जाएगा। और वैसे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से टाइगर कौन सी कैटेगरी में आता है ये मुझे बताइएगा, क्योंकि एशियन एलिफेंट का मैं आपको बता देता हूं, ये तो एंडेंजर्ड है, ठीक है, लेकिन टाइगर क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा थ्रेटन स्पीसीज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया गौ के लेकर है, पूछा गया बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। टॉपिक को अंडरलाइन करें। पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक तरीके की चिप है जिसे अभी अभी लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली इंडिजिनस कैटल को कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोग्राम लेकर आया गया है और इसे मीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी है, मैं आपका टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप करिएगा इसको लेकर आंसर, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या ये कोई चिप है, इससे हम क्या इंडिजिनस कैटल को कंजर्व करेंगे और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ NIAB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है उन्होंने एक चिप लॉन्च करी है जिसका नाम है इंडिया गौ। ठीक है, इंडिया की पहली कैटल जिनोमिक चिप है फॉर द कंजर्वेशन, ताकि हम अपनी प्योर वेराइटीज जो इंडिजिनस कैटल की है उसको यहाँ पर बचा सकें। जिनके नाम अगर मैं बताऊं तो इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस वेराइटी की कैटल्स हैं उसमें साहिवाल आ जाती है, इसके अंदर अगर और नाम बताऊं तो ओंगोले भी है, ठीक है, देन कांकरेज भी है, गिर भी आती है इसके अंदर। तो हम अपनी कैटल की जो वेराइटीज है उनको बाहर की कैटल के साथ मिक्स होने से बचाएं, तो ये चिप इसको लेकर लाई गई है ताकि एक प्योरिटी जो है वो बनाई रही जा सके। क्या ये चिप है? तो बिल्कुल ठीक है, ये चिप है, लेकिन क्या इसे मीटी ने लॉन्च किया? नहीं, मैंने अभी बताया आपको इसे NIAB के द्वारा लॉन्च किया गया। और अगर आपको सिर्फ इतनी जानकारी होती कि इसे NIAB के द्वारा लॉन्च किया गया, मीटी के द्वारा नहीं, तो आप सीधा ही आंसर पे पहुंच सकते थे, क्योंकि आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते जिसमें 3 एज एन आंसर दिया हुआ है, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आंसर आपका ए हो जाता। मींस कि पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक होती ही होती, सेकंड भी ठीक होती, इवन दो आपको उसके बारे में नॉलेज ना होती। दैट्स द पावर ऑफ एलिमिनेशन जो आप यहाँ पर यूज कर सकते थे। तो यस, हमारी प्योर वेराइटीज को बचाने के लिए एक चिप को लॉन्च किया गया NIAB के द्वारा। ध्यान रखिएगा इंडिया गौ को लेकर। मेंस में भी जब क्वेश्चन आएगा इंडिजिनस ब्रीड को लेकर, आप इसको यहाँ पर जरूर यूज करिएगा, इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर मेंशन करिएगा अपने मेंस के आंसर के अंदर। चिप जो है उसका गोल यही है कि इंडिजिनस वैरायटी को बचाया जा सकेगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकेगा, और जिससे जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का हमारा टारगेट है 2022 तक, उसे भी कंप्लीट किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा जो चिप को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ ही सिनर्जी करके किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अफगानिस्तान में आप जानते हैं आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके बॉर्डर जो है उसके बारे में क्वेश्चन है कि किसके साथ इसका बॉर्डर छूता है या टच करता है। टाइम पीरियड आई स्टार्टिंग हियर। सो यहाँ पर बताएं, अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तालिबान ने अभी रिसेंटली काबुल को सीज किया और फिर अशरफ घनी ने भी अपनी सीट से हट गए वो, लेकिन हाँ अभी बाद में बातें करी जा रही है कि दैट ही विल कम बैक, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए जो अफगानिस्तान है वो तालिबान के कब्जे में है, और आपको यहाँ पर बताना है इसकी मैप रिलेटेड चीज कि किससे बॉर्डर टच करता है। तो तालिबान या कहें कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान से टच करता है। ठीक है, मैं एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूँ, चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर टच कर रहा है, ऊपर उज्बेकिस्तान तजिकिस्तान से, नीचे पाकिस्तान से, यहाँ पर भारत से भी टच कर रहा है और ईरान से भी बॉर्डर टच कर रहा है। देखिए चारों आपकी जो कंट्रीज है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वहां पर, और जो आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनसे बॉर्डर टच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पे तालिबान ने जब सीज किया काबुल को, कैपिटल सिटी जो कि अफगानिस्तान की कहलाई जाती है, यहाँ पर यूएस और नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने जो अफगान फोर्सेस को ट्रेन किया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करने शुरू करे गए कि आप इतने साल से वहां पर बैठे हैं, आप इस बात की बात करते हैं कि हम अफगानी सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो किस बात की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं जब अफगानी सोल्जर्स जो है वो तालिबान का सामना नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे तालिबान ने भी कहा है कि वो किसी भी तरीके की विच हंटिंग नहीं करेंगे, मतलब उनका जो रवैया होगा वो यहाँ पर एक सॉफ्टर साइड दिखाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। खैर वो तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। दो स्टेटमेंट्स को देकर पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके सेंसस को लेकर ये स्टेटमेंट दी गई है। आप जानते हैं कि पहला जो सेंसस था लास्ट टाइम वो 2011 में हुआ था और इस बार 2010 में शुरू होकर 2011 तक चला था और इस बार 2020 में होना था और 2021 तक चलना था, लेकिन हम ये कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोरोना। चलते हैं स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है अर्लीस्ट लिटरेचर सामवेद बताती है कि उस टाइम पर भी पॉपुलेशन काउंट जो है वो मेंटेन किया जाता था। सामवेद के अंदर लिखा हुआ है, हो सकता है इवन मुगल किंग जो अकबर थे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आईन अकबरी थी उसके अंदर भी पॉपुलेशन को लेकर, इंडस्ट्री, वेल्थ को लेकर काफी इंटेंसिव डेटा जो है वो दिया गया है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। आपका बताइए क्या सेंसस के बारे में सामवेद के अंदर भी लिखा हुआ है और क्या आईन अकबरी के अंदर भी इसका मेंशन किया गया है? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा लोकसभा के अंदर कि कोविड की वजह से जो सेंसस 2021 है या सेंसस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसे पोस्टपोन किया गया। 2020 में कहा जा रहा था कि कोरोना है तो हम सेंसस नहीं करा सकते, 2021 में कराएंगे। 2021 में भी सेकंड जो आपकी वेव आई उसके बाद कहा जा रहा है कि इसे हम फर्दर पोस्टपोन कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है इसे कराया जाए। इंडिया के अंदर 2021 के अंदर ये ड्यू था जो कि हमारा 16th नेशनल सेंसस होने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे सामवेद के अंदर क्या इसके बारे में मेंशन किया गया है? देखिए इवन दो 800 से 600 बीसी के अंदर भी हम पॉपुलेशन काउंट किया करते थे, लेकिन दैट वाज नॉट इन सामवेद। ऋग्वेद जो है उसके अंदर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लिटरेचर दिया है जिसके अंदर सेंसस के बारे में नॉलेज दी गई है। एंड यस, आईने अकबरी जो है इसके अंदर भी ये सेंसस को लेकर इंफॉर्मेशन दी गई है और जो अकबर थे वो भी इस तरीके का पॉपुलेशन काउंट, इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा जो है वो इकट्ठा कराते थे, ऐसा आईने अकबरी के अंदर मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन फॉर्मल तरीके से बात करी जाए ये चीजें तब करनी शुरू करी गई जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स आए और पहला सेंसस जो था 1872 के अंदर कंडक्ट किया गया, वो एक नॉन सिंक्रोनाइज मैनर में किया गया, बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो यहां पर थे। ठीक है, लेकिन बहुत ही फॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से 1881 का आप सेंसस देख सकते हैं। इसमें न्यूली एस्टैब्लिश ऑफिस जो रजिस्ट्रार जनरल का था, सेंसस कमिश्नर, जो ये इंपॉर्टेंट ऑफिसेज होते हैं सेंसस कराने के लिए, उसको भी क्रिएट कर दिया गया था। तो यहाँ पर 130 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी जब हम सेंसस की बात करते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, तो exam.netmock.com पर जाकर आप 50 डेज की सीरीज को ले सकते हैं। अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप स्टैटिक कवर कर जाएंगे। यहाँ पर 100 डेज की सीरीज भी 2021 के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और 200 डेज की सीरीज 2021 और 22 दोनों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तीन सीरीज क्रैश कोर्स के तौर पे बनाई गई है ताकि अगर आप 50, 60, 70 डेज के अंदर पूरा स्टैटिक एरिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 200 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपको 200 दिन ही चाहिए, आप चाहें तो एक दिन में 3 या 4 दिन को भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेज आर ऑलरेडी देयर। जो मटेरियल है वो आपका डे वाइज ऑलरेडी, और जो सीरीज वाइज है वो ऑलरेडी इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, जिसमें आपको एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्डाइज जो आपकी बुक्स है उसको यहाँ पर कवर किया है। एनसीईआरटी का जो कवरेज है वो आपको 200 डेज के अंदर भी मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है 3 स्टेटमेंट देकर कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है अर्लियर टाइम्स माइनॉरिटी कमीशन वाज एन अटैच्ड ऑफिस विद पीएमओ। पहले माइनॉरिटी कमीशन जो था वो पीएमओ के साथ जुड़ा हुआ था। 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और 2014 के अंदर तो क्या हुआ, बुद्धिस्ट जो थे उनको भी माइनॉरिटी के अंदर ऐड किया गया। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने सेंटर को डायरेक्ट किया है कि जो भी वेकेंट पोजीशन है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की, उसे आप 30 सितंबर आने वाले 30 सितंबर तक फिल करिए ही करिए, ऐसी पोस्ट को आप खाली ना रहने दीजिए। दिस इज टू इंश्योर दैट द कमीशन फंक्शन एफिशिएंटली, ताकि कमीशन अच्छे से काम कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए और जो उसका पर्पस है जिसके लिए कमीशन को बनाया गया था वो पूरा किया जा सके। माइनॉरिटी कमीशन की बात करी जाए तो 1978 के अंदर इसे सेटअप किया गया था और एमएचए के साथ इसे बनाया गया था। एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके थ्रू इसे बनाया गया था। इसका पीएमओ से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही साथ
इसे 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस जो था वो भी दे दिया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। 2014 के अंदर क्या बुद्धिस्ट को ऐड किया गया था? 2014 के अंदर जैन्स को ऐड किया गया था, तो तीसरी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर डिस्कशन करते हैं। 3 स्टेटमेंट इसको लेकर दी है और आपसे पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसके अंदर जो सम इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस है 5 लाख पर फैमिली दिया गया है सेकेंडरी केयर के लिए, कैशलेस पेपरलेस ये रहने वाला है। हेल्थ बेनिफिट पैकेज के अंदर सर्जरी को कवर अभी तक नहीं किया गया, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कर दिया जाए। 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं, सोचिए इसके बारे में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अप्रोक्सीमेटली 20 लाख कोविड 19 टेस्ट और 7 लाख से ज्यादा ट्रीटमेंट जो है अप्रैल 2020, जब पिछले टाइम लॉकडाउन लगा था मार्च के अंदर, अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक इसके अंदर 20 लाख से ज्यादा कोविड 19 टेस्ट और 7 लाख से ज्यादा ट्रीटमेंट जो है वो कराए जा चुके हैं। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस के अंदर मेडिकल टेक केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स और इवन सर्जरी भी शामिल होता है, तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी इसमें शामिल ना हो। तीसरी स्टेटमेंट को जैसे ही एलिमिनेट किया मैंने सी और डी को एलिमिनेट किया, मतलब आंसर या तो ए होगा या बी होगा। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट तो दोनों में ही है और ये बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी कि हाँ ये जो पूरा प्रोग्राम है वो कैशलेस एंड पेपरलेस है। और ये चीज तो अब हम जानते ही हैं कि इसके अंदर जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है वो 5 लाख रुपए का दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए तपस इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं। पूछा गया है ये इनिशिएटिव कौन से मंत्रालय का है। ये पर्टिकुलर मंत्रालय इसको लेकर आया है, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग होता है किसी चीज को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज और प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। और ये तो हो गई आपकी फुल फॉर्म, इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो चांसेस तो है फाइनेंस के और एमएसएमई के कुछ हद तक हट जाते हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडिया जो तपस का है ये कोई आज नहीं लेके आएगा, नया नहीं है। कोविड 19 पेंडेमिक में जब लॉकडाउन लगने शुरू हुए थे तभी से कहा गया था कि तपस जैसा प्रोग्राम जो है वो लेकर आना चाहिए, ताकि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको हम मूक भी कहते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तपस के अंदर जो वेरियस एरियाज के अंदर कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कराए जा सके, जिसमें जेरियाट्रिक केयर भी आता है और सोशल डिफेंस भी आता है। तो स्पेशलाइज एरियाज के अंदर लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है पूछ रहा है कि इन तीनों स्कीम में से जो एजुकेशन रिलेटेड स्कीम है उसको आप मार्क करके बताएं। 3 नाम दिए हैं, क्या हो सकता है? मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं। क्या स्वयं स्कीम जो है एजुकेशन से रिलेट करती है? व्हाट अबाउट नीट, नेप्टेल, एनपीटीईएल? बताएं। चलिए, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसे लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है एजुकेशन को लेकर है, क्योंकि लर्निंग यंग माइंड्स को लेकर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लेकर आया गया था। और स्वयं के बाद स्वयं प्रभा करके भी एक यहाँ पे 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल 24/7 बेसिस पे डीटीएच के ऊपर लॉन्च किए गए थे। इसके बारे में भी मुझे याद है अच्छे से, हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था। नीट क्या है? नीट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है ताकि लर्निंग को पर्सनलाइज बनाया जा सके। ठीक है, होता है ना कि कई बार हम अपने कोर्स को कर रहे होते हैं, वो कोर्स में हमें तब तक आगे नहीं बढ़ने देता जब तक कि पुराना लेवल हम कंप्लीट नहीं करते। वीडियो गेम्स में भी आपने ये देखा होगा, तो नीट उसी तरीके का आर्टिफिशियल प्रोग्राम है। और एनपीटीईएल की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है जो कि आपको स्टडी के अंदर हेल्प करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये भी एक इनिशिएटिव है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सिलेंडर लॉरीज को लेकर है। पूछा गया सिलेंडर लॉरीज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पे एक स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर नेटिव टू इंडिया ओनली। सिर्फ इंडिया के नेटिव्स हैं वो, ज्यादातर टाइम पेड़ों पर बिताते हैं, एंड वेरी स्लो इन देयर मूवमेंट, काफी स्लो होते हैं अपनी मूवमेंट के अंदर वो। रिसेंटली कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने यह डिमांड किया कि तमिलनाडु के अंदर कादावूर फॉरेस्ट रिजर्व जो है
ताकि वो रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली जो है उसे यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है तो स्लेंडर लोरीज जो यहाँ पर रहते हैं उनकी जान को बचाया जा सकता है, उनके नंबर को कम होने से बचाया जा सकता है। इनकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 3500 के आसपास है, काफी कम पॉपुलेशन है तो बचाना काफी जरूरी भी हो जाता है। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, दे आर नॉट ओनली नेटिव टू इंडिया, ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज दे आर नेटिव टू इंडिया एज वेल एज श्रीलंका। ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट गलत हुई तो यहाँ पे सीधा ही आप आंसर पे आ जाते हैं विद द पावर ऑफ एलिमिनेशन। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन 100 में से 10-12 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे कि अगर आपने मोस्ट क्रूशियल स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, बाकी स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, आप सीधा ही मार्क सी को कर सकते हैं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने से आपने ए, बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। सो यस, काफी ज्यादा टाइम अपना पेड़ों पे बिताते हैं, काफी मूवमेंट में स्लो होते हैं, इनकी संख्या इनके हैबिटेशन लॉस होने की वजह से हो रही है। कई बार सड़क को पार करते हुए भी इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि काफी स्लो होते हैं, और जो आपके व्हीकल्स होते हैं दे एक्चुअली क्रैश इनटू देम। यहाँ पे IUCN स्टेटस की बात करी जाए, दे आर एंडेंजर्ड इन नेचर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से किसमें आते हैं? शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट जो है वो है साइट्स के अपेंडिक्स 2 के अंदर आते हैं, 1 के अंदर नहीं आते, ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं अभी जल्दी से आपको रिवाइज करा के प्रीलिम्स का जो एक क्वेश्चन है वो दे देता हूं, ताकि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आंसर करें। हमने सुभद्र कुमारी चहल जी के बारे में पढ़ा था, जितनी चीजें पढ़ी हैं कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, जो मैं पूछता हूँ उसका तो आंसर करिएगा, अदरवाइज भी चीजें लिखते रहिएगा। जल्दी से उनकी एक फेमस पोएम का नाम बताइएगा। इंडियन पोएट थी और यहाँ पे जो आपके फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। झांसी की रानी वाज द फेमस पोएम। कब किया जा रहा है ये इंडिया टाइगर का जो कंबाइन करके सर्वे है, ये जो है डंग डेंसिटी पे किया जाएगा, एलिफेंट की और टाइगर की एम स्ट्राइप्स ऑफ पग मार्क को इसमें यूज किया जाएगा। 2022 को टाइम पीरियड रखा गया है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। फिर हमने डिस्कशन किया था इंडिया गो के बारे में, ये क्या है, कोई इंडिया चिप है क्या, यस और नो में आंसर करिएगा। NIAB के द्वारा इसे लेकर आया गया है ताकि कंजर्व किया जा सके इंडिजिनस ब्रीड्स को, तो यस इट इज एन इंडियन चिप। चलिए फिर हमारा डिस्कशन अफगानिस्तान को लेकर हुआ, क्या तजाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान को, बताइएगा। तालिबान का अभी यहाँ पे एक न्यू एंट्री देखी गई है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर इसको टच करता है पाकिस्तान और इंडिया के साथ। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था किस वेद के अंदर लिखा गया था सेंसस के बारे में, लिटरेचर बताइएगा। आईने अकबरी में अकबर के बारे में भी लिखा है, और वैसे हमने 1881 में इसे शुरू कर दिया था। 130 साल का हमारा पुराना इतिहास है सेंसस को लेकर। 2021 में नहीं कराया जा सका अभी तक, तो पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह से। एंड यस, ये जो है ऋग्वेदा के अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया था। देन हमारा डिस्कशन हुआ था वेरियस सीरीज को लेकर। exam.netmook.com पर चले जाइएगा, यहाँ पर फ्री सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे लॉग इन करके फ्री सीरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था वेरियस स्टेटमेंट्स को लेकर, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर 2014 के अंदर कौन सी नई कम्युनिटी को ऐड किया गया था माइनॉरिटीज के अंदर। ये पीएमओ के साथ अटैच नहीं थी, 1992 के अंदर स्टैट्यूटरी स्टेटस इनको दिया गया था, जैन्स को ऐड किया गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देखा, सम इंश्योर्ड कितना होता है, कितने का इंश्योरेंस दिया जाता है बताइएगा। हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस के अंदर सर्जरी को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और कैशलेस पेपरलेस पूरे तरीके से ये रहता है, जो 5 लाख का बेनिफिट इसके अंदर दिया जाता है। तपस इनिशिएटिव का मंत्रालय बताइए, मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, दिस इज ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। चलिए तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है इसको लेकर आई है। कौन कौन से प्रोग्राम एजुकेशन को लेकर है, क्या नीट है, यस और नो में आंसर करेगा। स्वयं प्रभा, NPTEL तो है, और साथ ही साथ नीट भी इसमें शामिल है। चलिए देन हमने डिस्कशन किया था स्लेंडर लोरीज का, कहाँ के नेटिव है जल्दी से बताएं। अभी जो हमारा एक फॉरेस्ट है, कहाँ का, तमिलनाडु का, वहां पर कहा गया कि आप क्या करिए, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील करने की जो है बात करी गई है। ठीक है, ये इंडिया और श्रीलंका का आपका क्या है, नेटिव है, ध्यान रखिएगा। रिवीजन कंप्लीट होती है, प्लीज डू लाइक द वीडियो। और यहाँ पर कल आपको मैराथन के अलावा जो आपके रेगुलर वीडियोस है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में नहीं मिले हैं, वो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तपस के बारे में मुझे बताइएगा, तपस कौन से मंत्रालय के द्वारा लेकर आया गया है, और अगर आपको तपस की फुल फॉर्म पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसे आपको आंसर करना है, ठीक है। तो मैं आपके आंसर जो है वो चेक करने वाला हूँ, एंड मोस्ट प्रेफरेबली जो विनर होंगे उसमें से एक को निकालने वाला हूँ। तो तपस के मंत्रालय के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे दीज आर द मेंस के ग्रुप और इंटरव्यू के ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।